नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ और आज का जो हमारा विषय है, वो इस लाइन के साथ अगर शुरू हो जाए कि जिसके अपने घर शीशों के हो, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। ऐसा क्यों? क्योंकि कांग्रेस अब ये बात समझ चुकी है कि भाई बीजेपी को हम 3-4 दिन से कोस रहे थे, नए सीएम ले आए, नए चेहरे ले आए, ये कहाँ से पकड़ लाए, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया। फिर बीजेपी को फॉलो भी शुरू कर दिया करना। क्या ये राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव है? नए चेहरों की सियासत। चलिए स्वागत करते हैं हमारे राजनीति विशेषज्ञ, सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर राकेश प्रकाश। बहुत-बहुत स्वागत करते हैं उनका सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, राज नमस्कार। जी, राजनीति में राकेश जी एक नया बदलाव या नए चेहरों पर दाँव कह सकते हैं। पहले बीजेपी ने 3 नए सीएम बनाए, सब हैरान रह गए, गूगल पे ट्रेंड होने लगा, सब ढूँढने लगे भाई ये कौन हैं, क्या हैं? अब कांग्रेस ने सोचा भई जो सक्सेसफुल पर्सन है ना या सक्सेसफुल उसके पद चिन्हों पे चलना ही ठीक है। तो कांग्रेस ने फटाफट से क्या किया, सबसे पहले जीतू पटवारी, मध्य प्रदेश में चेंज, कमलनाथ जी को हटा दिया उन्होंने। बोला भई हमें नए चाहिए, बीजेपी नया लेके आई है। वो एक ऐड आती थी जब हम बहुत छोटे थे, लक्ष्मण सिलवेनिया पत्नी कौन-सी थी, पूरे घर के बदल डालूँगा। तो कांग्रेस ने वो ऐड देखी और फटाफट पहले मध्य प्रदेश में बदला। फिर फटाफट छत्तीसगढ़ फ़ोन लगाया, भाई लीडर ऑफ ऑपोजिशन चरण मोहनदास बना दो इनको, हैं 50-55 ऐज के होंगे वो भी। फिर उसके बाद अरे कांग्रेस का अध्यक्ष भी चेंज करो छत्तीसगढ़ में, वो दीपक बैज को बना दो, सिर्फ 42 साल की उम्र है। और फिर ये जो राजनीति का एक नया बदलाव जो बीजेपी ने ट्रेंड शुरू किया है और कांग्रेस ने देखा-देखी फटाफट सारे घर के बदल डाले। तो ये आपको लग रहा है कि दिस इज़ अ न्यू शिफ्ट इन पॉलिटिक्स? Yes, it's a paradigm shift. It's a paradigm shift in the Indian politics, and people are watching and trying to identify this actual and the practical change in the Indian politics. So, अब ये जो हमारा जो आज का जो चुनावी एक परिदृश्य, एक सिनेरियो हमारे कंट्री, हमारे नेशन इंडिया में और भारत में जो फॉर्म हो रहा है, उसमें हर कोई नए चेहरे के ऊपर दांव लगा रहा है। हर कोई नए चेहरे को लेकर के चुनावी बिसात बिछा रहा है। हर कोई नए चेहरे के जरिए चुनावी जंग और चुनावी मैदान में बाजी मारने के लिए आतुर है। और ये शुरुआत बीजेपी ने की है, बहुत ही आक्रामक तरीके से की है। 3 राज्यों में एक साथ एक के बाद एक नए मुख्यमंत्री, 3 राज्यों में एक साथ एक के बाद एक नया कैबिनेट, नया मंत्रिमंडल, नया विधानसभा अध्यक्ष और नई जोश, नई रणनीति जो कि बीजेपी ने चुनाव के पहले दिखाई थी, उसी का अगला स्टेप है। नए तरीके से नई सरकार, नए मुख्यमंत्री, नया मंत्रिमंडल और नई जोश के साथ आगामी 2024 के आम चुनाव की तैयारी। तो इन दोनों के बीच का जो एक मुझे जो कनेक्टिंग लिंक दिखता है, जो एक कनेक्टिंग लिंक है, वो ये है कि 2024 के चुनाव में विरोधियों को मात देने के लिए युवा शक्ति का इस्तेमाल, नई जोश का इस्तेमाल, नए चेहरे का इस्तेमाल, जनता के बीच एक नए उत्साह से जाने की तैयारी। और इसी तैयारी में बीजेपी ने अपनी पारी खेल दी है, अपना पत्ता खोल दिया है। और अब विरोधियों के सामने ये एक सवाल है कि वो कैसे बीजेपी की इस नई चुनौती, बीजेपी की इस नई तैयारी और नए कदम का सामना करेंगे। तो ये उनके लिए एक चुनौती है और देखते हैं कि ये चुनौती कैसे उससे वो निपटते हैं। लेकिन मेरे मेरे सामने एक और सवाल है जिसका मैं आपसे जवाब जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से तमिलनाडु में नए चेहरे को लाने की तैयारी में डीएमके जुटी है, मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे को लाने की तैयारी हो रही है। तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति, वहां उनके बेटे को लाने की तैयारी हो रही है। या आप देख रहे हैं कि बिहार में आरजेडी के जो नेता हैं तेजस्वी, वो ऑलरेडी मैदान में आ चुके हैं। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिजीत को लेकर के सामने आ रहे हैं। अभी हाल में उत्तर प्रदेश में मायावती ने अपने भतीजे को कमान सौंप दी है ऑफिशियली। तो ये जो विपक्षी दलों की तैयारी है और भाजपा की जो एक रणनीति है, तो भाजपा की रणनीति और विरोधियों की तैयारी, इन दोनों के बीच आपको कहां प्लस, कहां माइनस और कहां गैप दिखाई देता है? क्या विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पे भारी पड़ेगी या भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है, रणनीति है, वो रणनीति विपक्षी तैयारी को भेज देगी? सर आपका सवाल बहुत अच्छा है और जब आप ये मेरे से सवाल पूछ रहे हैं तो अब से कुछ ही मिनटों बाद भारतीय टीम मैदान पे उतरने वाली है फर्स्ट वनडे खेलने के लिए।
और आज भारतीय टीम में भी 3-3 4-4 नए चेहरे डेब्यू करने वाले हैं। वहाँ भी एक बड़ा शिफ्ट दिखाई दे रहा है। तो ये वाजिब-सी बात है और ये कितना कारगर साबित होगा अब सवाल ये है। देखिए जहाँ तक बात है लोकसभा चुनाव 2024 की, तो मैं उसके लिए तो इसको ज़्यादा कारगर नहीं मानता क्योंकि कारण ये है देयर इज़ ओनली 3 टू 4 मंथ्स 3 से 4 महीने का समय है और जंगी मैदान में कहा जाता है कि आप जंग के मैदान में अपने घोड़े नहीं बदलते हैं, कभी नहीं बदलते हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं है आपके पास। तो मुझे लगता है ये जो एक शिफ्ट आया है, ये एक मजबूरीवश शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि अगर आप मध्य प्रदेश से शुरू हो जाए तो कह सकते हैं द एंड ऑफ कमलनाथ एरा। अब कमलनाथ एरा का एंड हो गया। अब क्या नकुलनाथ को वो एस्टैब्लिश कर पाएँगे? क्योंकि टिकट उनको मिलेगी छिंदवाड़ा से डेफ़िनेटली उनका गढ़ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जीतू पटवारी को वहाँ पे उन्होंने जो बनाया है, एक तो ये सही बात है आपकी युवा है और दूसरा वहाँ पे एंड ऑफ दिग्गी एरा भी हो गया। दिग्विजय सिंह भी अब क्योंकि वो जीतू पटवारी उनके नहीं ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं कि अच्छे संबंध हैं राजनीतिक तौर पे। ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा रहती है, हम इस पे कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि एक तरीके से एक एक तीर से 2 निशाने कांग्रेस ने लगाए हैं। एक तो उनको टेंशन थी कि भई ये जो पुराने बंदे पीछा ही नहीं छोड़ते और बड़े-बड़े राजनीतिक जानकार तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने तीनों इलेक्शन आउटसोर्स कर दिए थे। एक बघेल साहब को दे दिया, एक उधर कमलनाथ को दे दिया और एक दे दिया इधर गहलोत साहब को। भई आप देख लो अगर जीत सकते हो तो कर लो, क्या करना है आपने। ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा है और रोज़ यूट्यूब पे ऐसे हज़ारों वीडियोज़ आती हैं। अब कांग्रेस के पास हार में भी इस ये एक जीत थोड़ी-सी दिखी थी कि भई अब हमारे पास बहाना है और बघेल साहब को उन्होंने देखिए आप किस तरह साइडलाइन किया, ना लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ना कांग्रेस पार्टी का वहाँ पे उनको कुछ बनाया, यानी कि कहानी खत्म। और मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए, जीतू पटवारी मेरे ख्याल चुनाव हारे हैं इस बार जहाँ तक मुझे याद आ रहा हारे है, हारे वो चुनाव लॉस किया है उन्होंने। उसके बावजूद उनको रिवॉर्ड दिया गया और उनको बना दिया गया वहाँ पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया मेरे ख्याल उनको वहाँ पर। अब वो कमलनाथ के उनको अध्यक्ष बनाया है एमपी कांग्रेस का, अध्यक्ष 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 बनाया है। तो मुझे लगता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी आप वहाँ पे कोई बिल्कुल नया देखेंगे वहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है। तीसरी बात, अब ये 2 जो वाक़ये हुए हैं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश वाले, इसका संदेश राजस्थान में भी चला गया आप समझ लीजिए। क्योंकि राजस्थान में अभी कल ही मैं देख रहा था कि युवा कांग्रेस के कोई अध्यक्ष हैं, उनको चेंज किया गया और वो पायलट ग्रुप के बने हैं यहाँ वहाँ पे। तो एक तरह से वहाँ पे भी गहलोत एरा का एंड आप कह सकते हैं, वो भी अपने बेटे को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। अब वहाँ पे लीडर ऑफ ऑपोज़िशन कौन होगा? वहाँ पे भी आपको बिल्कुल एकदम नया चेहरा और हो सकता है सचिन पायलट को ही प्रमोट कर दें कि भाई अब ऐसी बात है, अब आप राज्य सरकार तो नहीं बचा सके, अब कम से कम लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए पायलट साहब क्योंकि युवा भी हैं और उनको पार्टी में आपने टिका क्योंकि अब भी अगर आपने उनको नहीं बनाया और अब भी आपने किसी और थर्ड चेहरे को बना दिया, तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बुरी बात नहीं हो सकती पायलट साहब के लिए कि आपने चलो मुझे मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया और उसका चेहरा भी नहीं बनाया आपने। अब कम से कम मुझे 5 साल के लिए आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बनाओगे तो मैं कैसे लड़ूँगा? और कैसे अगले 5 साल के लिए और स्पेशली लोकसभा के लिए प्रिपेयर करूँगा? तो वहाँ मुझे लगता है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में उनकी ताजपोशी हो सकती है और बहुत बड़ा बैलेंस बना के रखना है, तो हो सकता है कि कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में भी वहाँ पे चेंज हो जाए राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में और वो कोई चेहरा पार्टी हाई कमांड के ज़रिए उनका विश्वास पात्र कोई वहाँ पे आ जाए। तो कुल मिला के आपने सही कहा कि कश्मीर से लेके पर फारूक अब्दुल्ला अब नहीं है, वहाँ पे उमर अब्दुल्ला ज़्यादा एक्टिव है, फारूक अब्दुल्ला थोड़ा-सा इनएक्टिव वे में है। वहाँ से लेके आप बंगाल तक पहुँचे नीचे तक, जहाँ पे ममता बनर्जी के भतीजे और यूपी में मायावती के भतीजे और वहाँ पे आरजेडी को कमान सौंपनी है। नीतीश कुमार पहले ही कह चुके हैं कि अगला जो विधानसभा चुनाव है तेजस्वी के उसमें अध्यक्षता में लड़ेंगे और यहाँ पर भी अब बड़े बादल साहब नहीं है पंजाब में, सुखबीर बादल जो है वहाँ पर आगे दिखाई देते हैं। और आप कह सकते हैं कि ये एक जो शिफ्ट ऑफ पॉलिटिक्स दिखाई दे रहा है, एक जिसे कह सकते हैं कि राजनीति अ, एक पार्टी कहती है रोज़ कि हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हम यहाँ राजनीति बदलने आए हैं। तो मुझे लगता है वो हाल के लिए वो तगमा बीजेपी ने ले लिया कि हम राजनीति बदलने आए हैं और जिस तरह से डिसीज़न्स लिए हैं, क्रिटिसिज़्म हुआ थोड़े दिन, ये कौन से नए चेहरे आ गए, ये सीएम आ गया, इनको तो कोई जानता नहीं था। अभी जो कांग्रेस ने बनाए हैं उनको भी हमें गूगल पे ही सर्च करना पड़ रहा है, कितनी एज है, क्या करते थे ये, कैसे हैं? तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी सेकंड लाइनअप जो सबसे यहाँ पे अंडरलाइन थिंग है कि आपने अपनी दूसरी कतार तैयार ही नहीं की थी या फिर यूँ कह लीजिए
कि राज्य दर राज्य कमलनाथ ने किसी को उभरने नहीं दिया, भूपेश बघेल ने वहां किसी को उभरने नहीं दिया, गहलोत साहब ने वहां पे पायलट के साथ पंगा रखा। और सेंट्रल लीडरशिप में भी आप कांग्रेस के पास देखें तो मुझे सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप के नाम पे अगर वहां पे दो चेहरे नजर आते हैं तो केसी वेणुगोपाल और सुरजेवाला नजर आते हैं। वहां पे कोई लंबी चौड़ी कतार नहीं है। और दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि कल तक जो ये लुटियंस दिल्ली वाले पत्रकार या जो एक ये लेफ्टिस्ट पत्रकार कल तक खड़गे साहब की बड़ी तारीफ कर रहे थे, अभी मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं जहां वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई ये तो बुजुर्ग इन्होंने बना दिए, ये कहाँ से लीड कर लेंगे, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो कुल मिला के आई थिंक इसके लिए ये 2023 का एंड और 2024 की शुरुआत याद की जाएगी इस चीज के लिए कि इस दौरान भारतीय राजनीति में एक बड़ा ट्रांजिशन आया था। और उस ट्रांजिशन के जो जन्मदाता हैं वो हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह। उन्होंने ये ट्रेंड किया, अब वो ट्रेंड मेकर बन गए। अब वो ट्रेंड मेकर बन गए और बाकी पार्टियां ट्रेंड फॉलोअर्स बन रही हैं, उनको फॉलो करना पड़ रहा है। तो ये अपने आप में 2024 के लिए एक संदेश सारे लोगों के लिए चला गया कि भाई ट्रेंड मेकर जो हैं वो वही हैं जो इस वक्त केंद्र में बैठे हैं, बाकी तो उनको फॉलो कर रहे हैं। और अभी आप देखिए अगले 3 महीने में कैसे कैसे ट्रेंड जो हैं वो सेट करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो हम 2-3 दिन से एक प्रश्न भी पूछ रहे थे कि अच्छा, वसुंधरा मेरा राजे का मेरा क्या एक और बनेगा। सवाल है कि अभिजीत, ये जो ये जो ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं, ठीक है, अभिषेक बनर्जी या अभिजीत बनर्जी, में नाम में थोड़ा सा भी अभिषेक, अभिषेक बनर्जी, तो अभिषेक बनर्जी और अभी मायावती ने जो अपने आ, उनका नाम तो मेरे भतीजे ख्याल या सिद्धार्थ है भाई, या अभिषेक है, पता नहीं क्या है उनका नाम। किसका? अभी देख लेते हैं मायावती के जो भतीजे हैं। उनका आकाश नाम है, आकाश, 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 ये हाँ, आकाश। आकाश। तो आकाश, आकाश को कमान सौंपने की, जो कहते हैं ना, आधिकारिक तौर से अपना राजनीतिक वारिस घोषित करने की जो अभी मायावती जी ने कोशिश की है, या उधर ममता बनर्जी उनको अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति में अपना उत्तराधिकारी के तौर पर सामने लेके आ रही हैं, या स्टालिन है, या फिर जो आपको ये केसीआर हैं, तो तेजस्वी हैं। हाँ तेजस्वी हैं। तो तेजस्वी तो खैर कुर्सी संभाल चुके हैं, उप मुख्यमंत्री के पद पे हैं। तो ये जो सारी कवायद हो रही है, ये जो वंशवाद, परिवारवाद, और उसमें परिवारवाद के जरिए नए चेहरे को लाने की जो कवायद हो रही है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये आपने सही कहा। अब ये जो कुछ पार्टियां हैं वो अपने ही यहाँ पर बीजेपी के एक और पेच में फंस गई। अब जहां तक कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस ने बड़ा सेफली मूव किया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। अगर वो यहाँ भी नकुलनाथ को बना देते या छत्तीसगढ़ में भी अगर कोई ऐसे ही किसी राजनेता के बेटे या बेटी या किसी को बना देते तो वो उस पेच में फंसते। लेकिन वो बच गए थोड़ा-सा वहाँ पे। लेकिन ये जो आप पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में मुझे अभी सत्ता का जो एक शिफ्ट है नई पीढ़ी के हाथ में थोड़ा स्लो इसलिए दिखाई देता है कि अभी ईडी से घिरे हुए हैं, जो उनके भतीजे हैं। अब वहाँ पे ममता बनर्जी अभी मुझे लगता है कि 10 साल और राजनीति वो एक्टिवली एज़ ए सीएम कर सकती हैं और उसके बाद कहीं जाके कोई शिफ्ट आए तो कह सकती हैं। यूपी में ऑलरेडी मायावती जो है वो बीएसपी हाशिए पे चल रही है। अभी जो उनके भतीजे आकाश उनको राजस्थान में ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी, आपने देखा ही है वहाँ पे कैसा परफ़ॉर्म हुआ है, अच्छा नहीं कर पाए उम्मीद के मुताबिक। हालाँकि बहुत भाग-दौड़ उन्होंने की, बहुत कोशिश की वहाँ पर, लेकिन मायावती के पास कोई ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। तो कुल मिला के उन पे भी परिवारवाद की बात लगेगी कि भई कांशीराम जी ने तो परिवारवाद नहीं किया था, उन्होंने अपने बाद मायावती को दे दिया था, इसलिए वो चल भी गया चीज़। लेकिन यहाँ पर एक सत्ता का जो हस्तांतरण है, या आप कह सकते हैं कि अपनी कुर्सी का जो हस्तांतरण है या पार्टी की अध्यक्षता का, वो अ, अपरोक्ष तौर से अपने ही घर में जाता दिखाई दे रहा है। तो अब कुल मिला के आपने सही कहा, ये परिवारवाद से भारतीय राजनीति में छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। ना तो जम्मू कश्मीर वाले पा पाएँगे, ना तो पंजाब वाले पा पाएँगे, और तरीका ही नहीं है ना सर उनके पास। ना उसके बाद फिर ये बिहार में हो पाएगा, क्योंकि लालू जी और किसी को क्यों देखेंगे जब अपने बेटे बैठे हैं। फिर उसके बाद ना ही ये यूपी में हो पा रहा है, ना ही ये तमिलनाडु में हो पाएगा, मतलब ही नहीं है, और ना ही ये पश्चिम बंगाल में हो पाएगा। हाँ, मैं अगर एक ऐसी पार्टी जिसके विषय में सोचता हूँ कि बीजेडी जो उड़ीसा में है, अब वहाँ पे भी पटनायक साहब काफ़ी उम्र-दराज हो गए, बहुत लंबी उनकी पॉलिटिक्स है। उनको भी हस्तांतरण में ही मिला एक तरह से, अपने पिताजी से उनको ये सत्ता मिली और उसके बाद हाँ, उन्होंने बीजू बाखूबी पटनायक चलाई के भी। बाद नवीन पटनायक, लेकिन नवीन पटनायक के बाद के कौन? बाद कौन? यस, वहाँ पे ये सवाल खड़ा होता है कि पार्टी में ऐसा कौन-सा वो बड़ा नेता है या युवा चेहरा है, जिस पे पटनायक साहब
अपना दाव खेलेंगे या आगे लाएँगे। उनको तो हम कह सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टेट दर स्टेट चले जाएँ तो परिवारवाद से अछूता रहना, चाहे वो जेडीएस हो, चाहे वो कांग्रेस, अब खड़गे साहब के बाद उनके बेटे आ गए हैं। ये तो चलना ही चलना है, क्योंकि भारतीय राजनीति में ये कहते हैं कि भई अब राजनेता का बेटा राजनेता नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? अगर डॉक्टर भी यही कह दे कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा, तो पर उसको बनने के लिए टेस्ट क्लियर करना है, एमबीबीएस करनी है, आईएएस का बेटा आईएएस तो बनेगा, पहले वो यूपीएससी क्लियर करेगा। लेकिन राजनेता के बेटे के लिए, राजनेता बनने के लिए कुछ क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। पीछे गांधी लगा है तो आप राजनेता हो गए, पीछे आपके खड़गे लगा है तो आप राजनेता हो गए, वहाँ चिदम्बरम साहब के बेटे के पीछे चिदम्बरम, मतलब दैट इज़ गोइंग ऑन। आप कास्ट के पीछे लग गई तो आप चलते रहिए बस उसके बाद। आप एक बात बताइए, जितनी अभी राहुल गांधी की अध्यक्षता में कुछ जीत कुछ हार हुई, पर हार बहुत ज्यादा हुई। पूरे भारत में कितनी स्टेट्स आपने लूज की, कितने जनरल इलेक्शन लूज किए। क्या इसकी जगह कोई और नेता होता तो उसको इतने मौके मिलते? सबसे पहला सवाल। क्या उसको इतने मौके मिलते? कभी नहीं मिलते। रोज मैं अपनी दुकान पे बैठूं, रोज नुकसान करूं, ये तभी मुमकिन है अगर मैं उस दुकान का मालिक हूं, तभी मैं टिका रहूंगा जब तक मेरी पूरी दुकान ना लूट जाए। लेकिन अगर मैं वहां पे नौकरी कर रहा हूं और परफॉर्मेंस बेसिस पे हूं, तो मुझे हो सकता है दूसरी गलती में पहले में माफ कर दी जाए, दूसरे में निकाल दिया जाए। लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं है। अगर आप अपने घर की पार्टी चला रहे हैं, आप कीजिए कितना आप जितने मौके लेने हैं लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो एक मौका बघेल साहब कोई और दे देते। पहले ही चुनाव वो हारे अपना, वहां पर अच्छी खासी उन्होंने सरकार चलाई, उनको आप मौका दे देते। लेकिन वहां पे नहीं मिला। कमलनाथ साहब को आपने दो मौके दे दिए, चलो जी आप पिछली बार भी नहीं हुआ, इस बार भी नहीं हुआ, वहां भी हटा दिया। तो ये जो चेंज है, ये कभी भी परिवारवाद वाली राजनीति में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा कि भैया आप इतनी बार हार गए, अब तो आप रहने ही दो। यहाँ पे हमेशा एक ट्रेंड चलेगा। आप जीत गए कोई स्टेट, कहीं अच्छा हो गया, तो भाई देखिए इन्होंने सब कुछ किया, एक यात्रा निकाली इन्होंने, ये इन्होंने ही कर दिया। और जैसे हार होती है, उसके लिए पहले से चेहरा तैयार रखा जाता है, चाहे वो लोकल लीडरशिप हो या फिर कोई और हो, वो पहले से कि भाई ये कारण रहे। या फिर कोई चेहरा नहीं है तो आजकल बहुत सेफ चेहरा है। आप हार जाओ तो बेचारी ईवीएम तो बोल ही नहीं सकती कि भाई मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल, उसको तो आप आगे ला ही दोगे बेचारे को। ईवीएम तो इतनी टेंशन में रहती हूँ, मैं तो कहता हूँ डिप्रेशन की गोलियां ना उसको खानी पड़े। और जैसे ही कोई, अब जैसे कांग्रेस जीतती है तो नहीं कहती कुछ भी ईवीएम को, उस दिन ईवीएम भी थोड़ी संतुष्टि है कि चल जीत गई, शुक्र है। और जैसे ही कोई कांग्रेस कहीं हार जाए तो ईवीएम वाला गाना शुरू हो जाता है। तो कुछ नहीं तो भारतीय राजनीति में एक बेचारी ईवीएम तो है ही, जिसको आप कभी भी कसूरवार ठहरा सकते हो कि भाई हारे इसकी वजह से, हमने तो बड़ी मेहनत की थी, हम तो कमाल का काम कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि जोक्स अपार्ट कि ये जो आपने एक शिफ्ट बताया जो आ रहा है राजनीति में, ये कमाल का शिफ्ट है और ये भविष्य का शिफ्ट है। कांग्रेस के कदम की भी मैं सराहना करता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। कम से कम आपने एक शिफ्ट ऑफ पावर देके ये संदेश तो दिया कि कोई भी कहीं परमानेंट नहीं है और आपको भी परफॉर्म करना है। अब क्योंकि ये जो नए अध्यक्ष बने भी हैं जहाँ भी, या इनके लिए राह इतनी आसान नहीं होगी राकेश जी, क्योंकि 3 साढ़े 3 4 महीने का समय बचा है सिर्फ, और आपको इसी में परफॉर्म करके दिखाना है। अब छत्तीसगढ़ जैसी जगह जहाँ पे 24 सीटें, कितनी आई थिंक 28 में से 27 सीटें बीजेपी जीती पिछली बार की, 29 है कि 28 है वहाँ पे, आई थिंक 28 या वहाँ 29 है। हाँ 29 है, 29। एक सीट कांग्रेस के पास है, मैं जानता हूँ, छिंदवाड़ा वाली। अब वहाँ पे जीतू पटवारी साहब के पास बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपको नई बनी सरकार से कोप करते हो और मोदी लहर के बीच में आप देखिए जब केंद्र के चुनाव आ जाएं तो आपके सामने चेहरा इतना बड़ा है जो ग्लेन मैक्सवेल की तरह खेल रहे हैं अकेले अपने दम पे, पूरी टीम को जिताने का, जैसे मादा ग्लेन मैक्सवेल ने हमने देखा वर्ल्ड कप में और टी20 के दौरान। इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा ग्लेन मैक्सवेल की तरह ही है। वो पूरी बीजेपी को अपने दम पे जिताने का मादा रखते हैं स्टेट्स में, और जब लोकसभा के चुनाव आ जाएं फिर तो उनके मुकाबले कोई चेहरा आपको आस-पास भी दिखाई देने की अभी नहीं है। तो ये कांटों का ताज है जो अब स्टेट की लीडरशिप्स को जो ये अपनी अध्यक्षता मिल रही है स्टेट की, क्योंकि आपको वहाँ पे परफॉर्मेंस देनी है और सामने चेहरा कौन-सा है आप देख लीजिए। आपको पिछली परफॉर्मेंस से सीटें आगे लेके जानी है, और जिस तरह का प्रधानमंत्री मोदी का पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा है, चाहे वो 370 का हटना हो सफलतापूर्वक, चाहे वो ये G20 जो ज़बरदस्त हुआ है अब तक लोगों की ज़ुबान पे है, चाहे वो देश-विदेश में प्रधानमंत्री का नाम होना है जहाँ पे दूसरे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उनके पाँव छूते नज़र आ जाते हैं, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के प्रधानमंत्री उनको बॉस कहते नज़र आ जाते हैं, जहाँ पे बाइडेन भी उनसे मिलने के लिए वापस मुड़ के आके हाथ मिला के जाते हैं।
तो वो जो एक इंटरनेशनल छवि है, वो जो उनकी एक सफलताओं की दास्तां है, जो जनवरी 2022 में आपको राम मंदिर के तौर पे भी दिखाई देगी, वो राम की गूंज भी आपको सुनाई देगी। तो इस सुनामी के बीच कोई टिक पाएगा, ये मुझे नहीं लगता है। हाँ, भविष्य के लिए आप कह सकते हैं कि आप प्रिपेयर करें, क्योंकि मुझे अभी यही लगता है, जो हाल की घड़ी में अगर कोई ये एनालिस्ट बैठ के बोल दे कि भाई बाकी पार्टियां तो 2024 की लड़ाई में बनी हुई हैं या वो कुछ चमत्कार कर सकती हैं, तो आई थिंक वो फिर बायस्ड हो जाएगा। क्योंकि आप जो तस्वीर दिख रही है उसी को एनालाइज करना है, और तस्वीर यही दिख रही है कि इस वक्त भारत मोदीमय है। आप 3 स्टेट्स में देख लीजिए, कोई चेहरा नहीं बनाया, इससे बड़ा सबूत क्या होगा? इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि मोदी जी तो लोकसभा इलेक्शन में वोट उनको पड़ जाती है, पर विधानसभा में लोकल चेहरे चलते हैं, पर वहां भी इस बार मोदी ही चले। तो कितना बड़ा उनका कद हो चुका है, और 3 महीने बाद इलेक्शंस हैं। एक क्लियर कट यहाँ पे चीजें साफ तौर पे बड़ी बड़ी जूम तौर पे दिखाई दे रही देखिए रोहित जी, मैं एक सवाल आपसे और जानना चाहूंगा कि चलिए आपने देश की राजनीति की बात कर ली, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की बात कर ली। अब एक आखिरी सवाल कि जिस तरीके से अब तक वंशवाद की राजनीति का शिकार कांग्रेस रही है, ऐसे में अब एक बड़ा सवाल सबके सामने है कि अब खड़गे साहब अपने उम्र के आखिरी पायदान पे हैं, राहुल गांधी की भी अपनी एक उम्र हो चली है। ऐसे में राहुल गांधी के बाद कौन? कांग्रेस की कमान किसके हाथ में होगी? कौन संभालेगा कांग्रेस? सोनिया गांधी स्वास्थ्य कारणों से सक्रिय राजनीति में उतनी कारगर भूमिका नहीं निभा पा रही है, लेकिन हाँ, रणनीतिक तौर पर वो कांग्रेस को दिशा निर्देश देती रहती है। लेकिन अब जब राहुल गांधी इस पायदान देखिए, में राहुल पहुंच गांधी चुके तो हैं। अभी कांग्रेस तो राहुल गांधी को युवा नेता कहती है, वो 50s में है अभी तो, और मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं तो 25-30 साल तो उनकी राजनीति के कहीं नहीं गए अभी। तो वो जो तो आपको क्या प्रधानमंत्री लगता मोदी है ने आप? 2000 मैं ये जी, जानना चाहूंगा कि राहुल गांधी को लेकर के कांग्रेस बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद भी चुनाव की कमान जो है वो क्षेत्रीय दलों के और स्थानीय राज्यों के नेताओं के हाथ में होती है। राहुल, सोनिया या प्रियंका जो है अब एक कहते हैं कि औपचारिक भूमिका में है। नहीं, पर ऐसे में लोकसभा अब में तो उनको अपने हाथ में कमान रखनी ही होगी। उसका कारण है कि ये देश के चुनाव हैं और आप राष्ट्रीय राजनीति में हैं। हाँ, आपको पर स्टेट अपने अध्यक्ष को कमान देनी पड़ेगी, वो तो ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर चेहरा आपका ही चलेगा। राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई आपको लड़नी है। जैसे अब बेशक यहाँ पर जो नए मुख्यमंत्री बने हैं तीनों, ये अपने तौर पर जीत दिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन चेहरा तो मोदी जी का ही चलेगा अगर बीजेपी की बात करें। नहीं, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रोहित खन्ना जी। आपने जिस तरीके से इस पूरे मामले में अपनी बात रखी और सत्य, तथ्य और कथ्य को आधार बनाकर आपने जो बात हमारे दर्शकों के साथ साझा की है, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से अपनी तथ्यपूर्ण और अपने कहते हैं कि लॉजिकल थॉट्स के जरिए हमारे दर्शकों का ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। हमारे दर्शकों को नई नई जानकारी, नए नए विश्लेषण से आप अवगत कराते रहेंगे। और आगे भी हम इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम अपने दर्शकों से विदा लेते हैं, लेकिन इस अनुरोध के साथ कि वो हमें लाइक करें, वो हमें सब्सक्राइब करें और वो हमारे वीडियोस को शेयर करें, ताकि रोहित खन्ना जी के विचार हम देश भर में लोगों के सामने रख सकें और जनता को देश की राजनीति की जो धरातल है, राजनीति की जो सच्चाई है, वो रोहित जी के जरिए हम लोगों तक पहुंचाते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो ये समझ नहीं आया कि आज ये कैसा शिफ्ट आ रहा है कि भारतीय क्रिकेट में 2-3-4 नए प्लेयर डेब्यू कर रहे हैं, भारतीय राजनीति में नए चेहरे आगे आ रहे हैं। ये हमारी डिबेट शुरू होती, भारत न्यूज़ में भी चेंज आ गया। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे राकेश जी रोज होते थे, आज इन्होंने मुझे ऐसे प्रश्न के जाल में फंसाया कि मुझे विश्लेषक बना दिया और खुद एंकर बन गए। यहाँ भी एक चेंज आ गया, यहाँ भी युवाओं को आगे कर दिया गया। मैं 3-4 साल छोटा हूँगा राकेश जी से, तो उन्होंने यहाँ पे भी चेंज ला दिया। कहते हैं यहाँ भी युवाओं को आगे किया जा रहा है, हम युवा पीढ़ी को आगे बना रहे हैं। अब मैं एंकर हूँ और ये बहुत बढ़िया तरीके से किया आपने आज, मतलब पूरी कमान अपने हाथ हमने में लेके। दर्शकों हमने अपने दर्शकों को सिर्फ राजनीति में ही बदलाव और राजनीति में ही नए चेहरे को नहीं, हम अपने शो में भी नए चेहरे को सामने ला रहे हैं। और हम लोगों को सही मायने में जो देश जिस तरफ जा रहा है, राजनीति जिस तरफ जा रही है, हम अपने शोज को भी उसी हिसाब से चेंज करते जा रहे हैं, ताकि लोगों को और ज्यादा इंटरेस्टिंग, हितकर, रुचिकर और इनोवेटिव वे में चीजें हम ला करके सामने दें। तो ये हमारी कोशिश है, ये हमारी पहल है।
और हमारे इस पहल में आप सभी के साथ की जरूरत है, और हम सब मिलकर के इस शो को देश का नंबर 1 शो बनाए, इस कार्यक्रम को देश का नंबर 1 कार्यक्रम बनाए, और हर लोगों की जुबान पे रोहित खन्ना जी की एनालिसिस की चर्चा हो हमारी ये राकेश जी कवायद। की, मैं तो आज वो एक दिन के जैसे सीएम आया था वैसे ही वो एक दिन का गेस्ट था। मैं तो एंकर ही हूँ। आपको राकेश जी के विचार सुनने के लिए मिलेंगे। मुझे तो आज मौका मिला था। संडे कहते मैं बहुत थका हूँ, रोज कॉलेज में यूनिवर्सिटी में इतना बोलना पड़ता है। आज तुम ही बोलोगे भाई, तो मैंने कहा ठीक है सर, आज मैं बोलूंगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नई जानकारी और नई चर्चा के साथ। आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको देश की राजनीति में क्या बदलाव महसूस हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार सर।